हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सोलंकी कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 12th चैप्टर का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग है तो हमको पहले समझना पड़ेगा ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, ट्रेडिंग जो है आपके पेज नंबर 1.1 पे देखिए, नीचे दे रखा है मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके पहले इसने ट्रेडिंग का मतलब बता रखा है। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए अगर माल को खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो होती है ट्रेडिंग। द कंसर्न ऑफ organizations engaged in trading are called trading concern और profit making organization। जो ट्रेडिंग को करते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका प्राइमरी कंसर्न, इनका पहला उद्देश्य यही होता है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। दे प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो उसमें क्या होता है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उसका एक पैटर्न है। ठीक है, इसके लिए आज हम लोग समझेंगे कि नॉन प्रॉफिट के लिए मतलब जो काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, उनको भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, बाकी उनको ये भी चेक करना पड़ता है कि हमको कितना, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, पेज नंबर 1.2 पे, नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आर दोज कंसर्न्स और ऑर्गेनाइजेशंस whose primary object is to render service to the society or recreation of their members and to safeguard their interests but not to make profit। नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? ये होते हैं जो जिनका सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि समाज के लिए कुछ करना या कुछ लोगों के लिए कुछ करना, प्रॉफिट के लिए नहीं करना। किसी काम को करना लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं करना। ठीक है, पीपल ज्वाइन टुगेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर। लोग जुड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन से क्यों? आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के लिए कुछ भलाई का काम करने के लिए। जैसे आपने ऑर्फेज देखे होंगे, ओल्ड एज होम्स देखे होंगे, इस तरीके से। एंड परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट अदर देन फाइनेंशियल गेन। इनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, किसके अलावा? फाइनेंशियल गेन मतलब प्रॉफिट कमाने के अलावा। नेवरदलेस दिस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव मनी टू प्रमोट देयर एक्टिविटीज। इनके पास पैसों की भी जरूरत पड़ती है इन लोगों को अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए, रोज की दिनचर्या को चलाने के लिए, सारे खर्चे वगैरह करने के लिए। देखिए, इनके खर्चे जो है, खर्चे तो होते ही रहेंगे, भले ये प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको खर्चे तो पूरे करने ही पड़ेंगे। जैसे अगर ऑर्फेज खोल रखा है, जैसे कि अनाथ आश्रम अगर किसी का है, अनाथ आश्रम को कोई चला रहा है, तो उन बच्चों को रोज फीडिंग करवानी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो उनका खर्चा तो उनको उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से होता है, तो उनका खर्चा करने के लिए अब वो प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे कि भैया वो कमाएंगे या कुछ करेंगे, तो उनको पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, डोनेशन से आएगा, बहुत सारी चीज़ों से आएगा पैसा। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, तो इन पैसा आया और क्या पैसा गया, उसके बीच में क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है, कितना क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीज़ें इनको इससे पता चलती है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने से। ठीक है, ओके। नाउ इसके देखिए अलावा क्या जो है, कौन कौन इसमें जुड़ते हैं? इंस्टीट्यूशंस जो ये नॉन काम करते हैं काई के लिए, प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए। प्रोफेशनल पर्सन्स भी हो सकते हैं इसमें, ऑडिटर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, सिंगर्स, डांसर्स, रिनोन प्लेयर्स एक्सेट्रा, जो क्या करते हैं अपने प्रोफेशनल को कैरी करते हैं, जिसको स्पेशल मेंटर और फिजिकल एक्सर्शन के लिए। ऑल्सो कीप देयर अकाउंट्स इन द ऑर्डिनरी मैनर आर नॉट फॉर नोइंग प्रॉफिट और लॉस। और वो अपना प्रॉफिट और लॉस गिनने के लिए नहीं करते उस कामों को। ठीक है, वो अपने अकाउंट्स मेंटेन प्रॉफिट और लॉस
के लिए नहीं करते, इसलिए। ओके, नाउ देखिए, अब हम आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट पे, इसी का पार्ट है ये, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट क्या क्या है, उसकी पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या बनता है, बैलेंस शीट। उसी तरीके से इसमें नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या बनता है, सबसे पहले बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, देखिए द नॉन, पेज नंबर 1.5 बीके कुमावत की बुक, द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल पर्सन्स एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स प्रिपेयर एन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। ये लोग कौन कौन लोग, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्फेज वगैरह कोई भी हो गया, प्रोफेशनल पर्सन्स डॉक्टर ऑडिटर वगैरह कोई भी हो गए, ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन्स कोई भी नॉर्मल लोग प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंट्स को किसकी हेल्प से, कैश बुक की हेल्प से। कैश बुक, कैश मतलब में क्या कि कैश में कोई भी पेमेंट दिया है, कैश में कुछ भी चीज आई है, ठीक है, ये चीज। अब देखिए, वो अपनी कैश बैलेंस और फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक साल के लिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, किसी भी चीज के लिए वो लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, इसलिए वो ये अकाउंट बनाते हैं। डेबिट साइड में मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, जितने भी खर्चे वो सारे आ जाते हैं, और राइट साइड में, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आ जाती है। ओके, मतलब जो भी कैश में हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो भी कैश में पैसा आया है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो भी कैश में पैसा गया है वो राइट हैंड साइड में। ओके, नाउ देखिए, पेज नंबर 1.7 पे इसका बना हुआ भी है फॉर्मेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इससे पहले 1.6 पेज नंबर पे इसका डिफरेंशिएट दे रखा है कि कैश बुक से कैसे अलग है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का पीरियड जो होता है, इट इज प्रिपेयर्ड वंस इन अ ईयर, ये एक बार ही बनता है, और कैश बुक जो बनती है वो रेगुलर डेट वाइज बनती रहती है, ठीक है। मोड ऑफ रिकॉर्डिंग, एनुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अप्रोप्रिएट हेडिंग्स। इसमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एनुअल बनती है, मतलब सालाना रिसिप्ट और पेमेंट जाती है, ठीक है। और कैश बुक में ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्डेड इन डिटेल एवरी डे, हर दिन डिटेल में कैश बुक के अंदर पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्रीज होती है। समरी, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होती है वो समरी होती है कैश बुक की, मतलब कैश बुक बनने के बाद जो बनती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, ठीक है। और कैश बुक की इट हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका अलग ही बनती है, अलग ही किताब रहती है इसकी कैश बुक की, ठीक है। और कैश बुक के बेस पर ही रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनते हैं। हेडिंग, द हेडिंग कंटेन्स द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, डेट एंड ईयर। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 3 हेडिंगें होती है, इंस्टीट्यूशन, डेट और ईयर। कैश बुक में इट डज नॉट कंटेन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेट ऑफ प्रिपरेशन एवरी टाइम, इसमें डेट वगैरह नहीं चाहिए रहती हमेशा, हर टाइम के लिए, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन का नाम भी नहीं चाहिए। बेसिस ऑफ अकाउंट, इट इज द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें ये जो है बेसिस है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और ये जो है बेस, इट इज द बेसिस ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के पहले, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको, उसके पहले आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। जो भी आपने कैश में दिया है, कैश में लिया है, वो सब अकाउंट बनाना पड़ता है इनकम और एक्सपेंडिचर के पहले, ठीक है। और इनकम और रिसिप्ट और पेमेंट के पहले आपको कैश बुक बनानी पड़ती है। तो कैश बुक से बनता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो ऐसे प्रोसेस चलती है इसकी। बैलेंसिंग मतलब ये इस पे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कैश बुक पे डिपेंड रहेगा कौन, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और इस पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पे कौन डिपेंड रहेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ बैलेंसिंग, द बैलेंस इज ड्रॉन वंस इन अ ईयर। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है एक ही बार लिखाता है पूरे साल में, ठीक है। और कैश बुक का द बैलेंस ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ एज द केस में भी, किसी मतलब कि जैसा होगा वैसे ही चलेगा। जैसे कि हर दिन भी लिखाता है बैलेंस होगी, वो आपने जर्नल एंट्री करी होगी, बैलेंस आ जाता है बिल्कुल, या फिर वीक में भी होती है, महीने में भी होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है इसकी। अब देखिए, आप लोग 1.7 पेज नंबर पे ये देखिएगा, इसका फॉर्मेट दे रखा है रिसिप्ट और पेमेंट्स अकाउंट का, ठीक है। इसका फॉर्मेट दे रखा है
उसके बाद आप इसको पढ़िएगा पूरा, आपको समझ में आएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा कि हम ये जो चीज़ें हैं ये के लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें कैश में आती है अंदर की साइड, और राइट हैंड साइड की चीज़ें कैश में जाती है बाहर की साइड। ओके, नाउ पेज नंबर 1.10 पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी जो मैंने बोला था ना कि आपको मैं आगे बताऊंगा, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया है। ये किसके बेस पे बनता है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बेस पे। ओके, देखिए इसका स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंप्लीट ईयर। पूरे साल में कितना कमाया है, कितना खर्चा किया है, उसकी समरी है, उसका आकलन है ये, ठीक है, उसका निचोड़ है ये। इट इज लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह 3 स्टेप इसमें भी बनती है। जैसे उसमें बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ पर क्या बन रहा है? फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर बन रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और सेकंड नंबर पे क्या बन रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन ये रिवेन्यू आइटम्स को करता है, कैपिटल आइटम्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करता है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स आइदर। इसका ये साल के आखिरी में बनता है, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, मतलब जो आखिरी में जो बैलेंस बचता है, वो बैलेंस जो होता है वो क्या क्या हो सकता है? या तो सरप्लस हो सकता है इनकम पे एक्सपेंडिचर का, मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, या फिर किस या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम, ठीक है। या तो मतलब कि जैसे कि उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है ना, उसी उसी तरीके से इसका जो बैलेंस शो करेगा वो एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम पे, या फिर इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर पे, इस तरीके शो करेगा। द कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैन नॉट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजिशन। कैश बुक और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होती है वो फाइनेंशियल पोजिशन नहीं बता सकते इसके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर और सरप्लस जो होते हैं ये नहीं बता सकते, इसलिए ये लोग ये बनते हैं, ठीक है। दैट इज वाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसीलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं। ओके, देखिए पेज नंबर 1.12 पे आपको फॉर्मेट दे रखा है इसका। देखिए टू जनरल एक्सपेंसेस वगैरह ये सारी चीजें आपको दे रखी है। ये जो इनकम हो चुकी है, ठीक है, जो इनकम हो चुकी है या फिर जो अपन ने कर चुके हैं। यहाँ पर कैश वगैरह वाली चीजें नहीं आ रही है, कैश वाली चीजें आ गई है। अब ये वाली जो चीजें है ये हो गई है, मतलब कमा ली है, ठीक है, ये कमा ली है या दिए, हो गया है, खर्चा हो गया है, वो वाली चीजें है ये, ठीक है, जो साल की है। अब पेज नंबर 1.1 पे आ जाइए आप। नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मैंने बता चुका हूँ। रिसिप्ट एंड ये जो पॉइंट्स ऑफ स्टडी है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बता चुका हूँ मैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बता चुका हूँ। अब एंट्रेंस फी क्या होता है? देखिए एंट्रेंस फी होती है अमाउंट पेड बाय मेंबर्स ऑफ क्लब, कमिटी और इंस्टीट्यूशन। किसी भी ग्रुप के या किसी भी कमिटी के या किसी भी क्लब के मेंबर जब जुड़ते हैं उसमें, ठीक है, तो उनको मेंबर बनते वक्त जो पेमेंट करना पड़ता है मेंबर बनने के लिए, इट में बी अ रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ये जो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बना रहा है मेंबर्स, ठीक है। और पार्टली रिवेन्यू और पार्टली कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है, मतलब कि कुछ रिवेन्यू रिसिप्ट और कुछ कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए आप भी सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह लेते होगे तो आप लोगों को पता होगा। रेकरिंग इनकम रिसीव्ड एवरी मंथ, हर महीने इनकम आती रहती उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और एवरी ईयर, या तो एवरी ईयर या फिर एवरी मंथ, ठीक है, बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग मतलब बेचने और खरीदने के कंसर्न से नहीं, प्रॉफिट के लिए खरीदने और बेचने के कंसर्न से नहीं, ठीक है। फ्रॉम देयर मेंबर्स फॉर कंटिन्यूइंग देयर मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप अपनी रखने के लिए जो लोग रहते हैं, जो एंट्रेंस फी पहले चुका देते हैं, ठीक है, पहले एंट्रेंस फी चुकाते हैं, उसके बाद हर महीने अपनी मेंबरशिप को जारी रखने के लिए, अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। लाइक मेंबरशिप फी, फी इन लमसम। देखिए इसको इस तरीके समझ सकते हैं आप लोग
जैसे कि आपने किसी भी जैसे सिम खरीदी, जियो की सिम आजकल सबके पास है। जियो की जब सिम खरीदते आप लोग, तब इनिशियली जो अमाउंट देते हैं उसको मान लीजिए एंट्रेंस फी, ठीक है। उसके बाद हर महीने या हर 3 महीने में, या जो भी आपका प्लान होता है सालाना वगैरह, हर महीने में या फिर एक साल में या फिर 6 महीने में या 3 महीने में, क्वार्टरली जो भी है, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बैलेंस डलाते हैं, ठीक है, वो चीज़। तो क्या हो गया, वो सब्सक्रिप्शन हो गया, और इनिशियली जो पेमेंट करा है वो एंट्रेंस फी हो गई। ओके, अब स्पेसिफिक लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी मतलब क्या, आपने पूरे लाइफ के लिए आपने उस चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ठीक है, पूरी लाइफ के लिए आपने पैसे दे दिए उसमें, लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाली चीज़ को, ठीक है। नॉन fee in lump sum received by non-trading concern from its life membership life members। क्या इसमें जो अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मतलब अपन सारा चीज़ें करेंगे तो किसके लिए करेंगे, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपन वहाँ पर अकाउंटेंट लगे हुए, अपन वहाँ पर इस चीज़ को कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वहाँ पर किसी ने एक मेंबरशिप खरीदी पूरी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो उसकी पूरी फीस आ गई अपने पास पूरी लाइफ टाइम की, तो वो क्या हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी हो गई, ठीक है। एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप फी, 3 चीजें हो गई है, ठीक है। एक शुरू में दी है जो एंट्रेंस फी हो गई, हर महीने या हर साल दे रहे वो सब्सक्रिप्शन हो गया, और पूरी लाइफ के लिए दे दिया तो वो मेंबरशिप फी हो गई। नाउ स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब देखिए, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। जैसे कि आपके यहाँ पर भी आते हैं कि हमको बच्चों के लिए चाहिए, अनाथ आश्रम के लिए चाहिए, या फिर स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशली स्पेसिफिक उसको मेंशन किया जाए कि इस चीज़ के लिए ही हमको चाहिए। जैसे पीएम केयर फंड में अभी हमने कोरोना के लिए पैसे डाले लोगों ने, ठीक है। तो क्या उसने बोल रखा था कि पीएम केयर फंड में स्पेशली कोरोना वालों के लिए, कोरोना डिजीज पर्सन जो है उनके लिए ही हमको ये फंड चाहिए। तो इसलिए तो क्या डोनेशन उन्होंने एक स्पेसिफाई कर दिया, मेंशन कर दिया कि भैया हमको इसी चीज के लिए डोनेशन चाहिए, ठीक है। तो उसको स्पेसिफिक डोनेशन किया कहा जाता है। ना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, द एक्सेस ऑफ ओपनिंग एसेट ओवर ओपनिंग लाइबिलिटी। एक्सेस ज्यादा होना ओपनिंग असेट का ओपनिंग लाइबिलिटी पे, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब कि चुकाना है, ठीक है, अपनों पे कर्जा है, और असेट मतलब अपनी संपत्ति। तो क्या ओपनिंग साल के शुरुआत में जो खुली है अपनी असेट, ठीक है, असेट का ज्यादा होना लाइबिलिटीज पे। इट कैन बी फाउंड आउट बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये हमको कैसे मिल सकती है, बैलेंस शीट बनाने के, जैसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हमको मिल जाती है, ठीक है। क्या ओपनिंग कैपिटल। ओके, आज का लेक्चर इतना ही था बच्चों, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसमें, और हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, और आप लोगों को डेली यूट्यूब वीडियोस में डालता रहूँगा। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर भी दे दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एनी टाइम आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, मैं आप लोगों के 12th में अभी जो 2021 में क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सबको भी सॉल्व करवाऊंगा, और आप लोगों को मैं आईएमपी क्वेश्चंस भी मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से मिलते हैं, जो हर साल जिसका पैटर्न बन जाता आने का, जो रिपीट होते हैं, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्योंकि देखिए बच्चों, आपके पास अभी टाइम कम है, और देखिए पढ़ने का तरीका एक ही होता है, 20 और 80 का रेशो, 20% लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और 80% रिवीजन 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 रिवीजन। आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है, 20% पढ़ना है, 80% उस चीज़ का रिवीजन करना है। इतना रिवीजन कर लीजिए कि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।